नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में नगर निगम के करोड़ों रुपए के टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। नियमों और मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए ठेकों का आवंटन किया गया। इससे चुनिंदा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा है। इसके अलावा कई ठेकों के तहत दोयम दर्जे का निर्माण भी कराया गया है, घटिया निर्माण कराया गया। अब सीएम योगी की सख्ती के बाद इसकी कड़ाई से जांच कराई जा रही है। यूपी का कोई भी नगर निगम हो, यहां बजट तो पूरा पास होता है, लेकिन यही बजट जमीन पर पहुंचते पहुंचते नाम मात्र का रह जाता है। इसकी वजह नगर निगम कर्मचारी और ठेकेदारों के बीच की साठगांठ है। कानपुर नगर निगम में ठेकेदार और निगम कर्मियों की मिलीभगत से टेंडर घोटाले का खुलासा हुआ है। मामला इतना बड़ा कि इस घोटाले की खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को लग गई। इसके बाद क्या, योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को ऐसी फटकार लगाई कि पूरा महकमा हरकत में आ गया। सीएम योगी की सख्ती के बाद कानपुर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बीते 4 सालों में हुए 650 करोड़ के करीब 275 टेंडरों की जांच शुरू कर दी है। अफसर और कर्मचारी जोनल दफ्तरों से लेकर नगर निगम में ठेकों की पुरानी फाइलें खंगाल रहे हैं। माना जा रहा है कि नगर आयुक्त की तरफ से ठेकों में भ्रष्टाचार करने वाली वसूलीबाज से लेकर सिंडिकेट में शामिल ठेकेदारों को सबक सिखाया जाएगा। कानपुर नगर आयुक्त ने 7 फर्मों के खिलाफ 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने ठेकों में खेल करने वाले 2 ठेकेदारों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि सरगना गोविंद शर्मा फरार है। उसकी लोकेशन राजस्थान में मिली है। उसकी अरेस्टिंग के लिए 2 टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। नगर आयुक्त द्वारा अपनी टीम का गठन किया था। 3 दिन तक उनके द्वारा जितने जो दबाव देने वाले ठेकेदार थे उन्होंने अभिलेखों की पूरी जांच पड़ताल की, फाइलों की जांच करके उनके कार्यों की जांच पड़ताल करने के उपरांत उनके द्वारा 5 अभियोग जो है स्वरूप नगर थाने पर पंजीकृत कराए गए हैं, जिनमें कई कमियां उन्होंने पाई हैं। और जो ठेकेदार जो रंगदारी का काम करता था, डराने धमकाने का काम करता था, गोविंद शर्मा, संदीप जैन और रज्जन तिवारी, इनके विरुद्ध जो है एक्सटॉर्शन का मुकदमा, दबाव धमकी देने का मुकदमा फजलगंज पर पंजीकृत कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 100 करोड़ से ज्यादा के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने ठेकों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। जल्द ही टेंडर की खरीद फरोख्त में शामिल माफियाओं की अरेस्टिंग और पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि स्वरूप नगर थाने में दर्ज 5 एफआईआर में नगर आयुक्त खुद वादी हैं, जबकि फजलगंज थाने में दर्ज एफआईआर में ठेकेदार शनि सिंह हैं। पुलिस ने मामले में 2 ठेकेदार संदीप जैन व रज्जन वाजपेयी को अरेस्ट करके जांच शुरू कर दी है। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और एक अभियोग एक सनी सिंह भदौरिया द्वारा फजलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है। अब तक जांच में सामने आया है कि नगर निगम में छोटे बड़े कामों के लिए 427 फर्म रजिस्टर्ड हैं। किसी भी फर्म को टेंडर दिलाने का जिम्मा आगरा के ठेकेदार गोविंद शर्मा के पास था। बिना गोविंद शर्मा की मर्जी के किसी को भी ठेका नहीं मिलता था। गोविंद शर्मा भी एफआईआर में नामजद है। योगी की सख्ती के बाद से गोविंद शर्मा शहर छोड़कर फरार हो गया था। टेंडर में भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई पर फैसला होगा। हालांकि अब देखना यह है कि सीएम योगी इस मामले की जांच रिपोर्ट मिलने पर क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर में पकड़े गए नकली नोटों के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। 4,30,500 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार आरोपियों में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा साहिल भी शामिल है। पुलिस को अंदेशा है कि साहिल की नकली नोटों का जखीरा जयपुर लेकर आया था। साहिल ही वो शख्स था। उस पर एक रिपोर्ट।
कांग्रेस के नेता अभी तक सिर्फ देश विरोधी बातें कर रहे थे, लेकिन अब देश विरोधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता दिखने लगी है। जयपुर में नकली नोट चलाने वाले गैंग में शामिल कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी के बेटे साहिल चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें साहिल चौधरी के अलावा अंशुल, प्रियांशु और आकाश नाम सामने आया है। पुलिस ने इस गैंग के पास से 4,30,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। सीएसटी को सूचना मिली कि फेक करेंसी 500 के डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी जयपुर में आने की संभावना है और इसी के मद्देनजर यहाँ पे नाकाबंदी कराई गई और उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4,30,500 रुपये के 500 डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी मिले हैं। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की जांच में नकली नोटों की खेप को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। नकली नोटों की खेप बांग्लादेश से भारत लाई गई। इसके बाद इसे भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया। जाली नोट के नेटवर्क का मुख्य सरगना अमन राणा बताया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और फिलहाल वो बांग्लादेश से गिरोह का संचालन कर रहा है। इसी नेटवर्क के जरिए जाली नोट जयपुर तक पहुंचाए गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जाली नोटों की खेप आगामी नगर निगम चुनाव में खपाने के लिए लाई गई थी, यानी चुनाव के दौरान इस जाली नोटों को बाजार में चलाने की तैयारी थी। इस मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गंभीर बताते हुए पुलिस को अपनी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन राजनीतिक दल को भी इस मामले में विचार करना चाहिए। ये जो जाली नोटों के साथ में जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उस पार्टी को ये निर्णय करना चाहिए। उस पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि हम उनका ये पुत्र यदि ऐसा घृणित काम, राष्ट्र विरोधी कृत्य ये उसके साथ में भी पकड़ा गया है तो निश्चित रूप से कानून का काम करेगा ही करेगा, लेकिन उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो क्या व्यवहार। पुलिस ने आरोपियों के पास से नोटों के परिवहन में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी जब्त किए हैं। आरोपियों के पास से 500 रुपए के कुल 861 जाली नोट मिले। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि साहिल चौधरी समेत गिरफ्तार आरोपियों की गिरोह में क्या भूमिका थी और चुनाव के दौरान जाली नोटों को किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और नकली नोटों की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। प्राइमा फेसी हमारे पास जो सूचना मिली है और अन्वेषण में तथ्य आए हैं कि ये जो करेंसी है ये ढाका में कहीं पे ये प्रिंट करते हैं और ढाका से फिर स्मगलिंग के द्वारा इंडिया लाया जाता है। यहाँ जो व्यक्ति जो पकड़ा गया है साहिल चौधरी, ये यूएसडीटी का काम करता है और इसी के पास ये फेक करेंसी देने के लिए आए। ये साहिल चौधरी को देना था इनको और आने वाले समय में और भी नोट भेजते ये जो कि इलेक्शंस में यूज फेक करेंसी नेटवर्क से कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे का नाम जुड़ने से राजस्थान के सियासी हलकों में चर्चा गर्म है। आरसी चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव होने के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। ऐसे में उनके बेटे का नाम देश विरोधी गतिविधियों में सामने आ रहा है तो इससे पूरी कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में उनके बेटे की क्या भूमिका निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, आईटीओ और आरके पुरम समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से हाहाकार मच गया। एम्स फ्लाईओवर, आईटीओ और आरके पुरम समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले NH48 पर महिपालपुर के पास ट्रैफिक जाम लगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के सामने भी जबरदस्त जल भराव हो गया। सड़क के दोनों हिस्सों में भी पानी भरा हुआ है। यहां तक कि सर्विस लेन भी बारिश के पानी में डूबी हुई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर आप देखिए। सड़क का दोनों हिस्सा आपको पानी से भरा हुआ नजर आएगा और जब जल भराव है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक की रफ्तार भी बिल्कुल धीरे आपको यहाँ पर नजर आएगी। सबसे पहले आप ये कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन देखिए, ठीक इसके बगल में प्राचीन हनुमान मंदिर है।
लेकिन उसके सामने वाली रोड पर जब आप नज़र डालेंगे तो ना सिर्फ रोड बल्कि फुटपाथ और फुटपाथ के बाद का जो सर्विस लेन का इलाका है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो गया है। सामने आप देखेंगे सड़क के दूसरे तरफ का जो रोड है वहाँ पर भी आपको जो वाटर लॉगिंग है नज़र आएगा। दिल्ली के संगम विहार इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। स्कूली बच्चों को इसी पानी के अंदर से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। बारिश को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, क्योंकि सोमवार को करीब 390 फ्लाइट्स लेट हुई, 15 डाइवर्ट और 26 कैंसिल की गई थी। वहीं भारी बारिश की वजह से लाल किले के पास भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। इस दौरान कई लोग जल जमाव में फंसते हुए नजर आए। आपको तस्वीरें हम लाल किले से दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक जो लेन है वो पूरी तरह से देखिए जलमग्न हो चुका है, पानी पूरी तरह से यहां पे भर चुका है। हालांकि बात करें तो देखिए जल विभाग की तरफ से जो है दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें तो पानी की निकासी के लिए यहां पे बाकायदा पाइप्स जो है वो लगाए गए हैं, बड़े बड़े पाइप्स लगाए गए हैं, जिसकी हेल्प से जो पानी है वो यहाँ ना जमे और बहुत जल्दी जो है पानी की निकासी हो सके। हालांकि देखिए एक और तस्वीर दिखाए तो देखिए कुछ ऐसे लोग जो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं यहाँ पे, उनको दिक्कत हो रही है, उनकी गाड़ी जो है वो इस जल जमाव में फंस जा रही है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से फिरोजशाह रोड पर भी जल जमाव देखने को मिला। ये वो इलाका है जहां पर तमाम सांसदों के घर हैं। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में बारिश थमने वाली नहीं है। चाहे सेंट्रल दिल्ली हो या नई दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो या ईस्ट दिल्ली हो, इन सभी इलाकों में भारी बारिश होगी। इसकी वजह से लोगों को भारी जल जमाव का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया कि आज खास तौर पर नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली में बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी और उसी की तस्वीरें अब जलभराव के रूप में आपको दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है। फिरोजशाह रोड की ये तस्वीर देख रहे हैं, बेहद एक तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये इलाका आता है। तमाम सांसदों के जो घर है वो यहाँ पर है, लेकिन उस रोड की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि दिल्ली में सुबह जो बारिश हुई उसके कारण अब जलभराव भी देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से कई जगह 3 फीट तक पानी भर गया है। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। कल कई स्कूल बसें 3 से 6 घंटों तक पानी में फंसी रहीं। गुरुग्राम साइबर सिटी के राजीव चौक अंडरपास में बरसात का पानी भरा तो बच्चों ने स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाया। भारी बारिश के बीच राजीव चौक अंडरपास में बच्चे स्विमिंग करते नजर आए। हालांकि ये खतरनाक भी हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से जल जमाव एक बड़ी समस्या रही है। जब केजरीवाल की सरकार थी तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाती थी, लेकिन अब सरकार तो बदल गई है, लेकिन हालात वही हैं। हालांकि अब देखना यह है कि दिल्ली की सरकार लोगों को बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले साल इस समय तक ये संख्या सिर्फ 229 थी, यानी एक साल में मामलों की संख्या करीब 8 गुना और ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। एलएनजेपी अस्पताल में 70 बेड तक की तैयारी की गई है, जिसमें इमरजेंसी आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर की सुविधा शामिल है। एलएनजेपी में पहले से 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड मौजूद है। इसके अलावा हाल ही में 7 बेड का एक नया इमरजेंसी स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया गया है, जिसमें 2 वेंटिलेटर लगे हैं। 7वें फ्लोर पर 10 बेड का एक और वार्ड तैयार किया गया है और जरूरत पड़ने पर कुल 70 बेड तक का इंतजाम किया गया है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में मैं हूं और एलएनजेपी हॉस्पिटल में क्या कुछ तैयारी है इस स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए एक अलग सा आइसोलेशन वार्ड जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में बनाया गया है। यहाँ पे बाकायदा ये लिख दिया गया है, वार्ड के बाहर जो है जो पोस्टर्स है वो लगा दिए गए हैं कि H1N1 स्वाइन फ्लू। अगर हम वार्ड की तस्वीर दिखाएं तो देखिए कुल जो है 70 बेड्स जो है वो अलग से बनाए गए हैं। यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड की ही बात करें तो देखिए यहाँ पे भी आपको बेड्स दिखा रहे हैं। मेडिसिन जो है ORS और इसी के साथ साथ जो मेडिसिन है वो बाकायदा यहाँ पे रखी गई है। कर्मचारी जो है, स्वास्थ्य कर्मी जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, डॉक्टर्स की भी उपस्थिति है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठक में दिल्ली नगर निगम,
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। बैठक में स्वाइन फ्लू पर जरूरी अपडेट दिया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। आपको बता दें कि दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के करीब 3000 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2308 मामले स्वाइन फ्लू के हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले के बीच एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर सत्यजीत ने बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमेशा मास्क लगाकर ही जाएं। समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह लें। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कॉमन कोल्ड की तरह है, जो आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार के लक्षण होते हैं उन्हीं लक्षणों के साथ ये आता है। और ये हर एक पेशेंट को ऐसे कोई परेशान नहीं होती है, हर एक पेशेंट परेशान नहीं होता है। जो एज ग्रुप है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो 5 साल से छोटे बच्चे या ओल्डर एज ग्रुप के हों, या जो टीबी के मरीज हैं, जो एस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, उनको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपको लक्षण आ रहे हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया फीवर हाई ग्रेड हो, आपको ठंड लग रही हो, साथ में आपको गले में दिक्कत हो रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो आप जरूर हॉस्पिटल आएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को खुद भी जागरूक रहने की जरूरत है। रिपब्लिक भारत लोगों से अपील करता है कि अगर आप कभी सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा का पहला कदम है। हालांकि अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार स्वाइन फ्लू के मामले पर लगाम कसने के लिए क्या कदम उठाती है। देखना यह भी है कि दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले कब तक कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक स्कूल की जर्जर इमारत धराशायी हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल में करीब 120 छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे थे। गनीमत रही कि छात्र उस कमरे में बैठे ही नहीं थे जिसकी छत गिरी थी। स्कूल प्रशासन की इस सतर्कता की बदौलत हादसे में कोई छात्र हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में इन दिनों जर्जर स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। स्थानीय लोग अपने आसपास के स्कूलों के जर्जर भवनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जर्जर स्कूलों की इतनी शिकायतों के बावजूद राजस्थान सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। राजस्थान सरकार फिलहाल उस मधुमस्त हाथी की तरह हो गई है जो सिर्फ अपनी चाल में आगे बढ़ रही है। राजस्थान सरकार की इसी लापरवाही का नतीजा ये है कि डूंगरपुर जिले के सत्तू देवकी गांव में एक स्कूल की जर्जर इमारत धराशायी हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल में करीब 120 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। गनीमत रही कि छात्र उस कमरे में नहीं बैठे थे जिसकी छत गिरी। स्कूल प्रशासन की इस सतर्कता की बदौलत इस हादसे में कोई भी छात्र हताहत नहीं हुआ। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर स्कूलों की हालत कब सुधरेगी। स्कूल की छत गिरने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूल का मुआयना किया। अधिकारियों ने स्कूल के जर्जर कमरों की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हमने पहले से ही 2 कमरों को जर्जर घोषित कर उसमें क्लासेस चलाने से मना कर दिया था। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय छात्र दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। हादसे के वक्त तेज आवाज आई, जिसके बाद सारे बच्चे कमरे से बाहर आ गए। इस दौरान एक जर्जर कमरे की छत गिरी हुई थी। राजस्थान में स्कूल की छत गिरने की वजह से कई बार छात्र इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद सरकार ने सारे स्कूलों का ऑडिट कर उसमें मरम्मत का आदेश दिया है। लेकिन जैसे मामला ठंडा हुआ सरकार ने इस मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका नतीजा यह है कि पूरे राजस्थान में हजारों स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर होकर हादसों को दावत दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो आखिर कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिशा के पिता सतीश सालियान ने कल बॉम्बे हाई कोर्ट में दिशा की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए सनसनीखेज दावा किया। दिशा के पिता का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी की सुसाइड की मनगढ़ंत कहानी बनाई। उन्होंने उद्धव ठाकरे कैंप पर इस पूरे मामले को लेकर खुद पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। मतलब उन पर दबाव बन रहा था, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया।
हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार के नेता दिशा के पिता की लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिशा के पिता सतीश ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए सनसनीखेज दावा किया है। दिशा के पिता ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत तत्कालीन पुलिस अधिकारी परमबीर समेत कई अधिकारियों पर इस केस में दबाव बनाने का आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे की टीम की तरफ से संपर्क किए जाने का आरोप भी सामने आया। इसके अलावा सुनवाई से जुड़े अपडेट में आदित्य ठाकरे और सूरज पांचोली की मोबाइल लोकेशन को लेकर भी दावे सामने आए। बहुत बड़ी लापरवाही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखा रहेगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें दांत टूटेला है, मुंह फूटेला है, इधर वुंडेड है सब जगह। मगर हमारा जो फ्यूनरल फोटो है उसके अंदर एकदम क्लियर है, कुछ डैमेज नहीं हो गया, उसको एकदम आराम से है। उन लोग तो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्य, आदित्य पंचोली, वो 4-5 जन थे। जस्टिस भोसले और जस्टिस कोटवाल की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान दिशा के पिता की तरफ से एडवोकेट नीलेश ओझा ने जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। दावा किया गया कि जांच के दौरान दिशा के माता पिता को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस की तरफ से मौत को आत्महत्या बताया गया, जिसे लेकर अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। एक बाप ने, एक मां ने अपने बेटी को खोया है। उस बाप का दर्द सारे महाराष्ट्र और देश की जनता ने देखा है। उस समय श्रीमान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। रातों रात इस मामले को दबाने का और किसी को बचाने का प्रयास हुआ, यह देश से चुप नहीं पाया। क्या कोई बड़े राजनेता का बेटा है करके एक बाप ने अपनी बेटी को खोया है, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? ये जो मैटर है ये कोर्ट में है, कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। जो भी कोर्ट का निर्णय है वो सबको मानना पड़ेगा। ये मैटर सब जुडिस है और इसके लिए हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। दरअसल 8 जून 2020 मुंबई में दिशा सालियान की मौत की खबर सामने आई थी। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। मौत के बाद पुलिस ने जांच की और इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन वक्त बीतने के साथ जांच की प्रक्रिया और उससे जुड़े कई सवाल उठते रहे। अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने मामले की दोबारा जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सोमवार को हुई सुनवाई में 6 साल पुराने केस से जुड़े कई सवाल फिर अदालत के सामने आ गए हैं। सचिन वाजी को लाकर उसके मर्डर का प्लान रचा गया, पूरे पॉइंट्स हमने जो बोले कोर्ट ने पूरा नोटिंग किया है। इस बीच में हमने पूरा पॉइंट आउट किया है ऑलमोस्ट कि कहाँ से शुरू से लेकर हमारी कंप्लेंट देने तक और कैसा पुलिस सुप्रीम कोर्ट के लॉ के खिलाफ जाकर ये कह रही है कि हम एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी करेंगे गैंग रेप और मर्डर में। 6 साल पुराना दिशा सालियान केस एक बार फिर अदालत के कटघरे में है। सवाल वही है, आखिर दिशा की मौत कैसे हुई, दिशा केस की जांच कैसे हुई, किसे शामिल किया गया और किसे नहीं। एडीआर से लेकर पोस्टमार्टम और सीन रिक्रिएशन तक पूरी जांच प्रक्रिया क्या थी। अब इस सवालों के जवाब आरोपों से नहीं बल्कि अदालत के सामने पेश होने वाले दस्तावेजों और तथ्यों से तलाशे जाएंगे। और 27 अगस्त की सुनवाई पर अब सबकी नजर है और सवाल ये भी कि क्या आने वाले समय में उद्धव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।